नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उसको हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग 51 जो क्वेश्चन है, लगभग 50 क्वेश्चन हमने कर लिए। 51 क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। एक दो प्रश्न आज हमने इसमें हटा दिया, कुछ मिस्टेक थी, लेकिन बाकी जो है प्रश्नों को हम लोग करेंगे। और 100 प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण यूपी स्पेशल के हैं उनको हम लोग कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि एक एक चीजों को आप बहुत अच्छे समझेंगे और इसको अपने एग्जाम के लिए जो है पढ़ लेंगे। तो आइए सीधे आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव विकल्पों से आपको करना है कि कौन सा करेक्ट है। नंबर 1 अगर हम उसकी बात करेंगे तो क्या है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में सड़क परिवहन व पुल निर्माण विभाग को 17% का आवंटन दिया गया है। ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूरी तरह निजी निवेश से बन रहे हैं। आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा विकल्प आपका जो है क्या है, सही है बॉस। ठीक है। तो अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा सही, यानी कि व्हिच इज करेक्ट, यानी ए फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। इसका हो जाएगा। तीसरा वाला कथन क्या है आपका, रॉन्ग है आपका। ठीक है। चलिए, तीसरा कथन गलत क्यों है, क्योंकि बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस पीपीपी मॉडल पर नहीं बल्कि राज्य सरकार की प्रमुख फंडिंग से बनाया जा रहा है। तो इसलिए तीसरा कथन क्या है, गलत है। सत्य कथन पूछा था आपसे, इसलिए कथन 1 और कथन 2 क्या हो जाएगा आपका, एग्जैक्टली सही हो जाएगा। यानी कि उपरोक्त 2 कथन जो आप देख पाएंगे दोनों सही लिखे गए हैं। ठीक है। चलिए, यूपी सरकार ने 2025, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है आपका। ठीक है। इसमें से कौन सा सही लिखा है ये बताना है आपको। ये देखिए यहां पर, तो यूपी सरकार ने 2025 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना लागू कर दी है। ओके। दूसरा, इसका उद्देश्य जो है सौर ऊर्जा या सौर और पवन ऊर्जा से उत्पन्न बिजली के प्रसारण हेतु अवसंरचना विकसित करना है। यह पूरी तरह जो है क्या है, राज्य सरकार के द्वारा क्या है, वित्त पोषित है। यह आपको क्या करना है, बताना है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे, इसमें से भी जो ये थर्ड ऑप्शन है वो नहीं सही है। सही बताना है यानी करेक्ट बताना है तो ओनली 1 एंड 2, यानी कि ये 1 और 2 आपका हो जाएगा सही, ये नहीं सही है। तो कथन 1 हो जाएगा आपका एकदम राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 राष्ट्रीय स्तर की परियोजना है, नेशनल लेवल की है, जिसमें राज्य सहभागी है। यानी कि इसमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पार्टिसिपेट कर रही है, बिकॉज ऑफ ये नेशनल लेवल की क्या है, पॉलिसी है। इसका उद्देश्य क्या है, जो नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जैसे लाइक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि को राष्ट्रीय ग्रिड से क्या करना है, जोड़ना है। और फंडिंग का जो बड़ा हिस्सा है वो कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से आता है। इसलिए कथन क्या है, गलत है आपका, जो वाला थर्ड वाला था अपने आप में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है 2025 में किस जिले में इलेक्ट्रॉनिक बस निर्माण इकाई जो है स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, यह भी आपको बताना है। 54 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, यह भी आपके लिए जरूरी है। तो आप बताइए, गोंडा, कानपुर, गाजियाबाद या फिर झांसी में से कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा सही। यानी कि इन 2025 वेयर वाज द इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डिसाइडेड टू बी सेटअप, क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। ये एक्चुअली में जो है कानपुर में इसकी स्थापना की जा रही है, स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक जो बसेस हैं इनका निर्माण अभी वहां पर होगा, और इससे क्या होगा, हम पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने में सहायता प्राप्त कर पाएंगे इससे। और जैसे ई रिक्शा आपके चलते हैं आजकल, ई कार चलती हैं, ई कार्स वगैरह चलते हैं। अभी हाल ही में गुजरात में जो है हाइड्रोजन बस का भी उद्घाटन किया, हाइड्रोजन कार का उद्घाटन किया गया है, हाइड्रोजन ट्रक आदि भी बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं इनके लिए भी नई नीति बनाई गई है और इनको आगे बनाया जाना जो शुरू किया गया है। लखनऊ में आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं, एसी वाली, आप लोग शायद जानते होंगे, है ना। चलिए, बी यानी कि कानपुर में इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, प्रदूषण को कम करना और स्थानीय रोजगार का सृजन करना भी है। लखनऊ और गाजियाबाद पहले से ही ट्रांसपोर्ट हब हैं, पर निर्माण इकाई जो है कहां पर बनेगी, ये कानपुर में इसको प्रस्तावित किया गया, वहीं पर भैया बसेस बनेंगे इसकी। चलिए, नेक्स्ट है यूपी सरकार ने 2025, बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें से। तो यूपी सरकार ने 2025-26 में
स्टार्टअप नेशन हब पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, फंडिंग और मार्केट लिंक देना है। ठीक है, तीसरा, यह पोर्टल केवल आईटी सेक्टर के स्टार्टअप्स को सेवा देगा। क्या केवल आईटी सेक्टर्स में शामिल है? मुझे तो नहीं लगता कि केवल आईटी सेक्टर्स में शामिल होगा, पार्टिसिपेट करेगा। मुझे तो आप बाकी सेक्टर्स भी इसमें शामिल होने चाहिए। इसलिए मुझे पता नहीं क्यों तीसरा कथन क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। और पूछा क्या है इसमें? पूछा क्या है? व्हिच इज इनकरेक्ट, यानी कि रॉन्ग कौन सा है बॉस, इनकरेक्ट कौन सा है? तो आप देखेंगे तो पाएंगे, इसमें से आप पाएंगे ये ओनली 3, ये आपका क्या है? रॉन्ग है, इनकरेक्ट है अपने आप में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपको कुछ लगता है तो बताइएगा। अच्छा, अगर पूछा होता कौन सा कथन सही है, राइट है, तो आप कहते बॉस फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट ऑप्शन, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो रॉन्ग पूछा इससे केवल 3, यानी कि सी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। यानी कि स्टार्टअप नेशन हब सभी क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीटेक की बात हो, हेल्थ टेक की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग आदि की बात हो, सभी के स्टार्टअप्स को सहयोग देगा, नॉट ओनली आईटी सेक्टर्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो ये चलिए, आईटी सेक्टर आजकल बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। बेंगलुरु में आईटी सेक्टर का अपने यहाँ पे बहुत बड़ा हब है। ठीक है, और वहां पर एआई जनरेटेड जो जॉब से बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, नोएडा आल्सो, बट बेंगलुरु इस मामले में ज्यादा आईटी सेक्टर में ज्यादा माना जाता है। चलिए, यूपी सरकार ने 2025 में किस धार्मिक स्थल को यूनेस्को सूची में शामिल कराने हेतु प्रस्ताव भी हाल में भेजा है? तो नैमिषारण्य, विंध्याचल धाम, देवकाली मंदिर या काशी विश्वनाथ धाम? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और अगर आप सीतापुर रहते होंगे या सीतापुर के आसपास रहते होंगे तो आप नैमिषारण्य जो पवित्र स्थान है इसके बारे में जानते होंगे। तो यूपी सरकार ने भी हाल ही में नैमिषारण्य को ही दरअसल यूनेस्को की सूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा है। तो ये प्रश्न आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, नैमिषारण्य इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, यानी कि व्हिच रिलीजियस साइट वाज प्रपोज्ड बाय यूपी गवर्नमेंट फॉर यूनेस्को इंक्लूजन इन 2025? तो हो जाएगा नैमिषारण्य। ये देखिए, यही पॉइंट है। और इसमें आप जानते होंगे कि काशी जो विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ धाम पहले से ही दरअसल राष्ट्रीय महत्व का स्थल है, लेकिन नया प्रस्ताव दरअसल किसका है? नैमिषारण्य का ही नया प्रस्ताव भी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने लिया है। यह हालिया निर्णय है, कोई बहुत देर का निर्णय नहीं है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो मिशन सक्षम या मिशन शक्ति 5.0 या महिला सुरक्षा योजना या फिर नारी शक्ति अभियान? क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर? आप मुझे चाहें तो बता सकते हैं उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें से कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो मुझे लगता है कि आप मिशन शक्ति 5.0 वाले को राइट बताएंगे, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके सशक्तिकरण के लिए ही दरअसल मिशन शक्ति 5.0 अभियान की शुरुआत की है। यह इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना। महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना आपका राइट्स है भाई साहब। क्या आपका राइट है? आप अपने डिसीजन स्वयं ले सकती हैं, और यह बहुत बड़ी बात है। अपने अधिकारों को जानते हुए अपना डिसीजन स्वयं लेना, यह ही महिला सशक्तिकरण का पहला सूत्र है अपने आप पे। लेकिन अक्सर महिलाएं अपना डिसीजन नहीं ले पाती हैं, और इन्हीं डिसीजन ना ले पाने की वजह से जो है उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप बहुत वेल एजुकेटेड हैं, और अगर आप अपने राइट्स के प्रति अगर आप अवेयर नहीं हैं, अपना डिसीजन आप अगर स्वयं नहीं ले पाती हैं, तो फिर आप सशक्त दरअसल हो नहीं सकती हैं। इसलिए अपना डिसीजन स्वयं लीजिए। तो एक बार कल एक क्लास दे रहा था, तो मैंने कहा आपके पास एक अधिकार है डिसीजन लेने का। तो लोगों ने कहा सर कौन सा ऐसा अधिकार है जो बड़ा अच्छा है? मैंने कहा आप अपने स्वयं के पसंदीदा जीवन साथी से शादी करने का अधिकार आपको दिया गया है आर्टिकल 21 में। तो सब लोग बहुत खुश हो गए। अब पापा जैसे कहें कि बेटा बिटिया ई वाले लड़के से करना है शादी का, तो पापा आई हैव राइट्स आर्टिकल 21 बाई आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 ने आपको राइट्स दिया है, आप अपने पसंदीदा जीवन साथी से विवाह कर सकते हैं बॉस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये आपका राइट है ना, फंडामेंटल राइट है आपका बॉस, ठीक है, इसको कोई हटा नहीं सकता है, इसलिए जो है। लेकिन हालांकि माता पिता को दुखी नहीं करना चाहिए, लेकिन कई मामलों में माता पिता बच्चों की सुनते नहीं, कहते यही वाला लड़का कल है, यही वाला लड़का अच्छा, यही लड़की अच्छी तुम्हारे लिए फिर भले गुड़ गोबर टाइप का हो, क्या कीजिएगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। यहां पर दोनों माता पिता और बच्चों को दोनों को मिलकर डिसीजन लेना चाहिए, डिसीजन थोपना नहीं चाहिए, खासकर जीवन साथी चुनने के मामले में, है ना। चलिए, तो बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसा कोई कार्य ना करे जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, और माता पिता को भी चाहिए कि वो ऐसा कोई डिसीजन ना ले जिससे उनके बच्चों को ठेस पहुंचे, है ना। अगर उन्हें कोई पसंद है तो डेफिनेटली करना चाहिए, अगर लड़का ठीक ठाक है तो। चलिए, या लड़की ठीक ठाक है तो, जैसा भी है। इस अभियान के माध्यम से सरकार महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है और उन्हें समाज में समान स्थान दिलाने के लिए भी जो है प्रयासरत है अपने आप में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। प्रधानमंत्री ने किस योजना की अभी हाल ही में 20वीं किस्त जारी की है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की, या प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की, या पीएम किसान योजना की, या प्रधानमंत्री आवास योजना की? किसकी अभी 20वीं किस्त अभी हाल ही में जारी किया है? अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो अभी हाल ही में पीएम किसान योजना, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सी वाला ही इसका हो जाएगा उत्तर सही। यानी कि अभी हाल ही में पीएम किसान जो योजना है, इसकी अभी हाल ही में पीएम मोदी ने जो 20वीं किस्त है, ये 20वीं किस्त जो है अभी हाल ही में जारी की गई है, चर्चाओं में थी ये, इसलिए आपके प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। तो पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के कहां पर? वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में लगभग 2200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी पर्यटन आदि के लिए काम करेंगी, ठीक है, जिसका उद्देश्य वाराणसी में समग्र शहरी परिवर्तन, सांस्कृतिक कायाकल्प, बेहतर संपर्क और जीविका गुणवत्ता में वृद्धि करना है। पीएम मोदी ने किसान योजना की अभी यहीं पर 20वीं किस्त जो है जारी की है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस छात्रवृत्ति योजना योजना को मंजूरी दी है? यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने कौन सी अभी छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है? नंबर 1 प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, या भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजना है अपने आप छात्रवृत्ति की वो है, या यूपी मेधावी छात्र योजना, या राष्ट्रीय उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना? इसका उत्तर बी वाला हो जाएगा। ये प्रश्न मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा जरा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये मेधावी छात्रों के ही दरअसल क्या है, ये एक पहल शुरू की गई थी और उसमें जो है छात्रों को जो है दी जाती है क्या? छात्रवृत्ति। इस पहल से राज्य के मेधावी छात्र यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 5 प्रतिभाशाली छात्रों को हर साल ब्रिटेन के किसी भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। नंबर 1, यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की है, ठीक है। दूसरा, यह विश्वविद्यालय मेरठ जिले में बनेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और शोध की सुविधा प्रदान करना है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें से तीनों कथन सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैसे भी आप जानते होंगे कि मेरठ जो है खेलों के लिए और खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। जानते होंगे, प्रश्न पूछता है उत्तर प्रदेश विशेष वाले कंटेक्स्ट में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें विकल्प 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे तो डी वाला मेरे अकॉर्डिंग इसमें सही होना चाहिए। अगर आपको कोई अन्य विकल्प लगता है तो बताइएगा। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सेम पॉइंट, मेरठ को खेल की नगरी कहा जाता है, आप जानते होंगे, और स्पोर्ट्स के लिए वहां पर कई सारे स्टेडियम बढ़िया अच्छे बने हुए हैं। यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय भी हाल ही में लिया गया है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण, खेल विज्ञान शोध और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है। यह वहां का टारगेट है अल्टीमेटली। चलिए, नेक्स्ट है, यूपी का कौन सा शहर ई वाहन विनिर्माण हब के रूप में चुना गया है? लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, कानपुर या फिर गोरखपुर? बताइएगा, इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। सी कानपुर। अभी हमने यह प्रश्न आपको कुछ हल्के कराया हुआ था, थोड़ा सा अलग तरीके से, जहां पर मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण कहां कराया जाएगा, तो मैंने आपसे कहा था कि कानपुर में। तो अब वही पॉइंट सेम है कि ई वाहन विनिर्माण यानी कि जो इलेक्ट्रिक वाहन जो मैन्युफैक्चरिंग कराया जाएगा वो कहां पर है? वो कानपुर में होगा अपने आप में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। चलिए, उत्तर प्रदेश का कानपुर जो है ई वाहन विनिर्माण यानी कि
ई यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक जो है आपके चीजें होंगी वो सब कुछ जो है यहां पर बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत कानपुर के भीमसेन में लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से एक इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पार्क विकसित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर होगा आपका कानपुर में बनाया जाएगा। यह पार्क इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विनिर्माण, पारस्परिक तंत्र स्थापित करने, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कराने के उद्देश्य से जो है बनाया गया है। यूपी सरकार ने शहरी नवीकरणीय मिशन 2.0 की शुरुआत की है। पहला कथन है आपका। इसमें लखनऊ, वाराणसी, कानपुर को पायलट शहर चुना गया है। दूसरा, मिशन का मुख्य उद्देश्य स्मार्ट पार्किंग प्रणाली को लागू करना है। अब आप बताइएगा इसका कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बॉस। ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा या 2 3 हो जाएगा या फिर बाकी अन्य विकल्प हो जाएंगे, बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2 ही होगा। थर्ड वाला ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है इसमें से। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि ओनली 1 और 2। ठीक है, 2 यानी कि चलिए ठीक है, सेम पॉइंट। तीसरा कथन गलत है क्योंकि इसमें स्मार्ट पार्किंग के अलावा, नॉट ओनली स्मार्ट पार्किंग बल्कि इसके अलावा मल्टी लेवल ट्रांसपोर्ट, हरित क्षेत्र और डिजिटलीकृत सेवाओं को पर भी काम इस पर होगा, नॉट ओनली स्मार्ट पार्किंग। ठीक है, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड तो राइट है ही अपने आप में। चलिए आगे। यूपी एग्रीज परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन आपके सामने लिखा गया है, क्या है? कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, किसानों को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण करना देना। ठीक है, जलवायु स्मार्ट कृषि व मूल्य श्रृंखला का सुधार, या फिर केवल फसल बीमा का विस्तार। क्या होगा इसका एग्जैक्टली उत्तर? अगर आप बता पाए तो बता दीजिएगा क्या होगा इसका उत्तर सही। यानी कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट, तो यहां पर अलग दिए गए हैं। तो अब आप बताइए कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा 64 का। मुझे लगता है इससे ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए जहां तक। ठीक है, देखते हैं जरा। बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, यूपी एग्रीज परियोजनाओं का लक्ष्य क्या है? जलवायु स्मार्ट कृषि है और मूल्य श्रृंखला सुधार है। इसमें किसानों को आधुनिक तकनीकी, भंडारण और मार्केट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। यह केवल निर्यात, नगद हस्तांतरण या बीमा तक सीमित नहीं है, इसमें कई सारी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। तो इसलिए यूपी एग्रीज परियोजना जो है इंपॉर्टेंट है और इस पर मैंने पर्सनालिटी पहले कराया हुआ है आपको। यूपी में अब इसमें आपको बताना है कौन सा रॉन्ग कथन है। क्या रॉन्ग कथन बताना है आपको? तो यूपी में 2025 में, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया गया है। ओके, यह आईटी पार्क लखनऊ में बनेगा और इसका उद्देश्य केवल स्कूल शिक्षा सुधार करना है। अब बहुत सिंपल सा कॉमन सा सेंस अगर आप अप्लाई करेंगे तो अगर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है तो क्या केवल स्कूल एजुकेशन के लिए होगा? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। मेरे अकॉर्डिंग थर्ड इज रॉन्ग एंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज राइट। और पूछा क्या है? व्हिच इज इनकरेक्ट, यानी कि रॉन्ग कौन सा है बॉस? तो रॉन्ग थर्ड है। तो ओनली 3 कहां पर है? सी वाले ऑप्शन में है, यानी कि सी इज द राइट आंसर जो मुझे लगता है। अब देखिए है क्या ये पॉइंट? तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि कथन 1 और 2 सही हैं। लखनऊ आईटी पार्क में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेंटर स्थापित होगा। तीसरा कथन गलत है क्योंकि इसका उद्देश्य शिक्षा के सुधार के साथ साथ में जो है अनुसंधान यानी कि रिसर्च, हेल्थ, डिफेंस में जो है इन्वेस्ट क्या कहते हैं आपका रिसर्च, अनुप्रयोग, अलग अलग इनोवेशन और समर्थन आज देना इसमें क्या है शामिल है। ओके, चलिए 2025 में यूपी का कौन सा शहर ग्लोबल फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? बताइए। तो कानपुर हो जाएगा आपका, या गाजियाबाद, या ग्रेटर नोएडा, या फिर लखनऊ हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर? अगर आपको पता है तो बताइएगा। यानी कि व्हिच सिटी इन यूपी इज बीइंग डेवलप्ड एज ग्लोबल फिल्म सिटी के रूप में? तो कानपुर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा या फिर लखनऊ में से क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बॉस आपका ग्रेटर नोएडा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए बिल्कुल सही बात है। यह बॉलीवुड और ओटीटी इंडस्ट्री को आकर्षित करने के हेतु महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये ओटीटी इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा गंदगी लेकिन फैला रखी है बॉस। बहुत घटिया चीजें यहां पर हो रही हैं और इस पर जो है सरकार ध्यान नहीं देती है। ध्यान देती भी होगी तो कुछ कर नहीं रही है। क्या किया जाए इसके लिए?
ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बहुत गंदगी फैला रखी है, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब पता नहीं क्यों ले रही सरकार एक्शन नहीं ले रही, आई डोंट नो, बट लेना चाहिए। चलिए, यूपी सरकार ने 2025 में नदी पुनर्जीवन मिशन शुरू किया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो नदियां पॉल्यूटेड हो गई हैं, जिन नदियों में जल की कमी हो गई है, जो नदियां जो है गाद से दब गई हैं और कई सारी प्रकार की वजहों से उनका वो विलुप्ति की कगार पर है, उनको पुनर्जीवन देना, उनको उनका पुनरुद्धार करना, ऐसा मिशन शामिल किया गया है, शुरू किया गया है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा कथन क्या है, इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है गंडक और गोमती नदी पर किया जा रहा है। गोमती नदी पर तो काम जानते हो कि अगर आप लखनऊ के निवासी हैं तो निश्चित तौर पर आप देखे होंगे। इसका मिशन केवल पेयजल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। ऐसा है क्या? अगर बात नदियों के पुनरुद्धार की है तो केवल पेयजल उपलब्ध कराने पर कहां से केंद्रित हो जाएगा? यह तो बिल्कुल गलत है। और चूंकि व्हिच इज करेक्ट पूछा है, यानी कौन सा सही पूछा है, तो एक सही है आपका और दो सही है। तो एक और दो अगर आप देखेंगे तो विकल्प में कहां पर है? वी वाले विकल्प में है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। बिल्कुल सही बात है, यानी कि नदी पुनर्जीवन मिशन का उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण और जैव विविधता का क्या करना है? विकास करना है, संरक्षण देना है और पर्यटन को यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देना है। भाई नदी अगर जो है क्या कहते हैं शुद्ध हो गई, कोई भी नदी अगर शुद्ध हो गई, सिंपल सी बात है, कोई नदी है ये पहले क्या है? पॉल्यूटेड है अपने आप में, ठीक है। अब इसको अगर शुद्धिकरण इसका कर दिया गया तो निश्चित तौर पर इसमें जो जीव जंतु और जो यानी कि जो फ्लोरा एंड फ्यूना होंगे वो क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे, यानी कि यहां की जो बायोडाइवर्सिटी होगी क्या हो जाएगी? वो रिच हो जाएगी। सिंपल सी बात है। और इससे क्या होगा? नदी के आसपास जो है कई सारी चीजें विकसित होंगी, मंदिर बनेंगे, मेला लगेगा, लोग टहलने घूमने आएंगे, पार्क बनेंगे, जैसे गोमती नदी के किनारे किनारे किया गया है लखनऊ में, आप जानते होंगे। तो नदियों के पुनरुद्धार से पर्यटन, बायोडाइवर्सिटी और बाकी जो पर्यावरणीय प्रदूषण है यानी कि जो जल प्रदूषण है उसको दूर करने में सहायता मिलेगी। तो ये इसका अल्टीमेटली फोकस है। ठीक, चलिए 2025 में यूपी सरकार ने किस जिले को टेक्सटाइल मशीन पार्क के लिए चुना है? तो लखनऊ, मेरठ, कानपुर या फिर गोरखपुर। क्या होगा? मुझे लगता है इसमें भी शायद ऑप्शन नंबर सी होगा, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। कानपुर ही इसमें भी होगा शायद, संभवतः। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यूपी सरकार ने देश के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क के लिए कानपुर जिले को चुना है। यह पार्क सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर कानपुर के पास जो चपरघटा गांव है इसमें 875 एकड़ की भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टेक्सटाइल मशीन का निर्माण कर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पार्क से जुड़ी कुछ कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी हैं, तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। कहां पर होगा ये? कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र के चपरघटा गांव में ये स्थापित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है इसका टेक्सटाइल मशीनों का उत्पादन देश में ही करना, आयात पर निर्भरता कम करना और मेक इन इंडिया पहल को क्या करना है? बढ़ावा देना है। यह इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। मॉडल, यह पार्क सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर बेस्ड है। तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि ये जो भी परियोजना है या जो मॉडल है किस पर बेस्ड है, तो आप कहेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर है। रोजगार की अगर बात करें तो इस परियोजना के तहत जो है लगभग 1.5 यानी कि 1.5 लाख लोगों को इसमें जो है रोजगार मिलने की संभावना है। आर्थिक लाभ की अगर बात करें तो इससे 30,000 करोड़ रुपए तक के निर्यात का अनुमान जो है इसमें लगाया गया है। यानी कि इस पार्क के बन जाने से 30,000 करोड़ रुपए तक का निर्यात हम कर पाएंगे। ये भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यूपी सरकार ने 2025 में स्मार्ट ग्राम पहल की शुरुआत की है। अच्छा, बताना क्या इसमें से कौन सा कथन क्या है करेक्ट है, यानी कि सही कथन का चुनाव करना है आपको। दूसरा कथन क्या है आपके सामने? इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को डिजिटल कियोस्क और सौर ऊर्जा लाइटें दी जाएंगी, या पहल केवल बुंदेलखंड क्षेत्र तक ही सीमित है? तो ये तो मुझे नहीं लग रहा है बॉस। ऊपर के दो उपरोक्त कथन 1 और 2 सही लग रहे हैं, तो अगर 1 और 2 सही हैं तो बॉस तो क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए, ए भाई बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? अगर बोर हो रहे हो तो जाओ एक अच्छी सी कॉफी, एक अच्छी सी टी बनाइए, अदरक और तुलसी की पत्ती को डालिए और मस्त एकदम कड़क चाय बनाइए और पीना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये बड़ा आवश्यक है आपके लिए, है ना? चाय वाय पीते रहा करिए, बहुत आवश्यक हो जाता है।
और चाय नहीं पीजिएगा तो बस क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चाय पी जाके। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदल करके परशुरामपुरी कर दिया गया है बॉस? क्या हो जाएगा? तो लखीमपुर खीरी का नाम, शाहजहांपुर का नाम, बिजनौर का नाम, या फिर पीलीभीत का नाम? क्या गया है, किसका क्या गया है? किस जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदल करके परशुरामपुरी कर दिया गया है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ऐसा? यह डिस्ट्रिक्ट बाबूजी हो जाएगा शाहजहांपुर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, बिल्कुल सही बात है। यानी कि संस्कृति और धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदल करके आधिकारिक रूप से परशुरामपुरी कर दिया गया है। अच्छा, इस बात पे ना कई बार क्या होता है, वाद और विवाद होता है बॉस, कि सरकार को ऐसी क्या पड़ी है कि वो काम कुछ और करती नहीं है, नाम बदलती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 से पारित किया गया, और जब बात हमारे एकता, अखंडता और हमारे संप्रभुता की आती है, तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि हर उस गुलामी की चीज को छोड़ना जो हमें औपनिवेशिक काल की याद दिलाती है। ध्यान रखिएगा, इसलिए वह नाम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या कुछ आक्रांताओं के नाम पर जो है डाले गए थे, पड़े थे, हम उस गुलामी की जंजीर को हम क्यों झेलें? और अगर हम उसे जो है ऐसे बनाए रखेंगे तो हमारे संस्कृति का उत्थान नहीं होगा, उनकी संस्कृति का उत्थान होगा। इसलिए ऐसे पुराने जो है नाम, ऐसे पुराने स्थल जो गुलामी की दास्तां को बयां करते हैं, उनको नष्ट करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, और यही संप्रदाय के अंतर्गत आता है। गुलामी की कोई भी चीज जो है हमारे, गुलामी के नाम पर रखी गई सड़कें, गुलामी के नाम पर रखे गए बिल्डिंग्स और शहर गांव जो भी हैं गुलामी के नाम पर, उन नामों को हटाना ही ये सरकार का उद्देश्य था। यह काम देश की आजादी की बात कर लिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। अब इसमें एक्सक्यूज देते हैं लोग कि सरकार जॉब पे नहीं काम करती है। सरकार को जो करना है कर रही है, लेकिन आप इस चीज के पीछे आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि ये नहीं करना चाहिए। यह भी इट्स पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के कार्यों के अंतर्गत ही आता है। जिस कार्य को बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो नहीं किया गया, ये सरकारों की नाकामयाबी आप कह लीजिए या उनकी इच्छा शक्ति का ना कहना कह लीजिए। गुलामी की जंजीरों में हम क्यों बंधे रहे हैं? इसलिए नाम का इंपैक्ट बहुत पड़ता है। आप कुछ लोग कहते हैं नाम से क्या होता है बॉस? अच्छा, तो नाम से क्यों नहीं होता है? तो अगर आपके बेटा कल को होगा और मैं आपसे कहूं कि आप अपने बेटे का नाम क्या रख लीजिए, महिषासुर रख लीजिए, तो रख लीजिएगा क्या राक्षस के नाम पर? नहीं रखिएगा बस। मैं आपसे कहूं कि अपने लड़के का नाम गबोधर दास कर लीजिए, ढोढ़े काका रख लीजिए, तो रख लेंगे क्या? नहीं रखेंगे, कहेंगे नाम ही नहीं अच्छा है। तो नाम का इंपैक्ट बहुत पड़ता है बॉस, है ना। इसलिए ध्यान क्या करिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अब वही है ना कि हमें हमारी संस्कृतियों से परिचित कराने का प्रयास किया ही नहीं गया, दिक्कत है। हमारे इतिहास की जो किताबें हमें पढ़ाई गई, मैक्स मुलर की पढ़ाई गई, अब हम वही पढ़ के राजा बने हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां के अपने लेखकों की किताबें इतिहास में नहीं लिखे पढ़ाई जाती हैं, विदेशी इतिहासकार जो लिख के चले गए वही हम पढ़ते चले जा रहे हैं। बस हो गया सत्यानाश हमारा। चलिए खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदल करके आधिकारिक रूप से परशुरामपुरी कर दिया गया है। यह इस घोषणा को 20 अगस्त 2025 को क्षेत्र से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने सार्वजनिक कर दिया। इसको इस लंबे समय से स्थानीय निवासियों, राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं की यह मांग थी कि नगर का नाम उस स्थान की पौराणिक पहचान को दर्शाए जिसे भगवान परशुराम की जन्मभूमि माना जाता है। मजेदार बात यह है कि पहले इनका नाम कुछ और ही था, लेकिन चेंज किया। जैसे बहराइच है, बहराइच का नाम ब्रह्माराइच था, पहले ब्रह्मा के निवास से इसको जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे नाम जो हमारे देवी देवताओं के नाम पर या हमारे संस्कृतियों के नाम पर थे, उनको विदेशी आक्रांताओं ने जो है बदल करके अपने संस्कृति के आधार पर रख दिया था। तो क्यों ना हम उनको हटाएं? ये निश्चित तौर पर हटाया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग बोलने से डरते हैं, इस पर पता नहीं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव कीजिए। यूपी सरकार ने 2015 में डिजिटल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया। ओके, ठीक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण दुकानों को यूपीआई और क्यूआर कोड भुगतान प्रणाली से जोड़ना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी डिजिटलाइज सब कुछ चीजें चल रही हैं। डिजिटल इंडिया मिशन चलाया जा रहा है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिजिटल इकोनॉमी में चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको डिजिटलाइज करने के लिए इस प्रकार की योजना चलाई गई है, ताकि जो भी दुकान आदि हो वहां पर क्यूआर कोड और भीम एप्लीकेशन वहां पर हो अपने आप में। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, यानी कि आल करेक्ट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मिशन का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कि विलेज इकोनॉमी को डिजिटल भुगतान से यानी कि डिजिटल पेमेंट के साथ में क्या करना है, जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की नई शाखा खोलने की घोषणा कर दी गई है? तो गोरखपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर प्रयागराज में? बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली सही। ये हो जाएगा बॉस बी वाला, यानी कि वाराणसी में। क्या वाराणसी में अभी हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की शाखा खोलने का निर्णय लिया गया है। अच्छा एक बात बताओ, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? जरा जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका आंसर आप लोग दीजिए कि आखिर आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से प्लीज आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, 2025 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की एक नई शाखा स्थापित करने की घोषणा कर दी गई है। यह संस्थान जो होगा ये एक्चुअली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज AIIMS की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को मजबूत करना और उसमें अनुसंधान और नवाचार को यानी कि रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। आज जानते होंगे इस समय कि आयुर्वेद का बोलबाला है और निश्चित तौर पर आने वाला समय जो है आयुर्वेद का ही होगा, क्योंकि एलोपैथ इतना कारगर एक्चुअली में है नहीं अगर देखा जाए तो। जो आपका एलोपैथ है ये आपकी बॉडी को जो है फास्ट रिलीफ प्रदान करता है, तुरंत इसका जो इंपैक्ट होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाता है। लेकिन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं वो आपकी बॉडी में तुरंत रिलीफ तो नहीं देती हैं, फास्ट रिलीफ तो नहीं मिलता है, लेकिन जब भी जिस भी डिजीज के लिए आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या काम करेगी कि उस पार्टिकुलर डिजीज को जड़ से हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। ये एक बड़ा जो है क्या कहते हैं इसका रीजन होता है। इसे साइंस की लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये आयुर्वेद का एक बड़ा बेनिफिट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, आयुर्वेद को बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों ने इसको चूरन और जो है चम्मच कह करके इसका मजाक उड़ाया और अपना आधिपत्य जो है हमारे बड़े इंडिया पर इसका रखा और ग्लोबली जो है हमको दवाओं के नाम पर जो है जहर दिया गया, स्लो पॉइजन दिया गया। आज भी वह स्थिति है, हालांकि सरकार ने कई सारे मेडिसिन को बैन किया हुआ है। जिन मेडिसिन का प्राइस ओनली 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया आता है, उन मेडिसिन को जो है 50 गुना, 10 गुना महंगे दामों पर हमें बेचा जाता है। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि इन बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों ने देश को बर्बाद करने में और देश का पैसा लूटने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। मैं सारी फार्मा कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्टली जो आपकी एलोपैथिक कंपनियां हैं इन्होंने देश को लूटने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। दवाओं के नाम पर हमारा न जाने कितना कितना लाखों करोड़ रुपया वेस्ट चला जाता है। गरीब आदमी तो अपना इलाज करा ही नहीं सकता है बॉस, ध्यान रखिएगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल जहां पर गरीब आदमी जाने की सोच भी नहीं सकता है, दवा की तो बात छोड़ दीजिए करना का, हॉस्पिटल में एंट्री नहीं मिलेगी उसे भाई, इतना खतरनाक है। तो ये जो आधिपत्य इन फार्मा कंपनियों ने रखा हुआ है ये बड़ी विडंबना है और आयुर्वेद को पीछे किया गया जानबूझकर। आयुर्वेद के लिए जो है लोगों के मन में भ्रांतियां डाली गई, लेकिन आयुर्वेद जब से आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई सरकार के द्वारा, निश्चित तौर पर आयुर्वेद आगे बढ़ा है। और बीएमएस के डॉक्टर की स्थिति क्या है आप जानते होंगे। बीएमएस डॉक्टर जब बहुत नॉलेजेबल होगा लोग उसके पास जाना पसंद नहीं करेंगे। ये विडंबना हमारे देश की बहुत ज्यादा है। चलिए, 73 नंबर क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने जल सुरक्षा नीति 2025 घोषित की है। ठीक है, नीति का उद्देश्य भूजल दोहन को कम करना और वर्षा जल का संचयन करना है। इसमें केवल नगरीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नहीं भैया, अगर जल सुरक्षा नीति होगी तो खाली नगरों के लिए काहे होगी, और अगर केवल ये जो है जल सुरक्षा नीति केवल अगर शहरों के लिए होगी तो सामाजिक न्याय की संकल्पना का प्रतिपादन कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कथन बिल्कुल सरासर गलत है। 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग विकल्प क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओनली 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दैट्स वेरी गुड, है ना, बिल्कुल भैया है। जल सुरक्षा नीति 2025 ग्रामीण और शहरी यानी कि रूरल एंड सिटी दोनों के लिए है, और इसलिए जो है आपका जो तीसरा कथन है इसमें वो क्या है, गलत है। केवल नगर के लिए नहीं बल्कि ग्रामीण और नगर दोनों के लिए है ये अपने आप में। चलिए, 2025 में
यूपी का कौन सा जिला जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए चुना गया है? बताइएगा, प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद या फिर वाराणसी? क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली सही? जल्दी से अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो मुझे इसका आंसर बताइएगा प्लीज आप लोग। ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर? हो जाएगा बॉस गाजियाबाद हो जाएगा, है ना, गाजियाबाद। सी इज द राइट आंसर। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पॉइंट वही, गाजियाबाद को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए चुना गया है, जहां एनसीआर का औद्योगिक ढांचा और दिल्ली से निकटता इसे उपयुक्त बनाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतना ही था हमारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग आगे जो है बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा क्या है, एडवर्टाइजमेंट है, और पीसीएस का एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपकी तैयारी पीसीएस की करनी है और आगे बढ़ना है तो यहां पर हम लोग प्री प्लस मेंस के नाम से जो है एक बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है। यहां पर आपको ना सिर्फ प्री के लेक्चर बल्कि प्री के साथ में वीडियो में जो है मेंस के लेक्चर साथ ही में कंबाइंड होते हुए और वीडियो लेक्चर कराने के साथ साथ में आपको जो है यहां पर हैंड टू हैंड हम लोग क्या काम करेंगे कि आपको मुख्य परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्नों कराएंगे, ताकि एक तरफ आप जो है थ्योरी को पढ़ते चले जाएं और दूसरी तरफ क्या हो कि उस थ्योरी के साथ साथ में विगत वर्षों में मुख्य परीक्षा में किस किस प्रकार के प्रश्न आए हैं या भी आप समझते हुए चले जाएं, ताकि थ्योरी आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। इसके अलावा प्री के क्वेश्चन पेपर के अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, यानी कि प्री के पैकेज भी आपको कराए जाएंगे, यह भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको जो है करंट अफेयर्स की मैगजीन मंथली कराई जाएगी और उस पर बेस जो क्वेश्चंस होंगे वह भी कराए जाएंगे आपको। तो इसके साथ साथ में आपको जो महत्वपूर्ण हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, जो अलग अलग मैगजीन होती हैं, उनका जो कंटेंट होता है, जो आर्टिकल होता है, उस पर बेस्ड वीडियो और उसके नोट्स भी आपको कराए जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर डेली आपका क्विज, प्री के टेस्ट सीरीज, आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज, आपके मेंटरशिप गाइडेंस प्लस सीसैट आपका, एसए आपका, हिंदी आपकी, ये सभी कंटेंट भी आपको दिए जाएंगे। अगर आप इसको देखेंगे समग्र रूप से तो एक इसका प्राइस 1 लाख प्लस जाएगा, लेकिन जो प्राइस हमने रखी है बहुत कम रखी है, बहुत ही कम रखी है। 10,000 से भी हमने बिलो कर दिया, भी ऑफर में है। तो आप इस ऑफर का फायदा अगर उठाना चाहते हो तो पीसीएस के बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि अगर आप इस बैच को लेते हैं और अगर आप जो है इंटरव्यू तक जाते हैं, आपका परिणाम इंटरव्यू का सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी हो, हम आपकी फीस को क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो ये कुछ सूचनाएं थी जो आपको मुझे देनी थी यहां पर। इसके लिए आप पीसीएस 2026 देख करके इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ डाउट आदि है तो आप सीधे मुझे इसी नंबर पर बातचीत आप मुझसे कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई डाउट अगर आपको हो तो। ठीक है, चलिए अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आज का है कि यूपी सरकार ने 2025 में, ठीक है, वन्यजीव पर्यटन सर्किट योजना की शुरुआत की है। ओके, ठीक है, इसमें दुधवा, कतरनिया घाट और सुहागी बारवा अभ्यारण्य शामिल हैं। योजना का उद्देश्य केवल पर्यावरण शिक्षा है, आर्थिक विकास से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है बॉस। डेफिनेटली जो है पर्यावरण शिक्षा के साथ साथ में आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसमें शामिल है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें से करेक्ट कौन सा है, ए वाला, यानी कि ए हो जाएगा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी सही और आपका 2 भी सही है। तो बस पहला और दूसरा कथन सही है, यानी कि योजना का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण शिक्षा, यानी कि जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है, इसके साथ साथ में इको टूरिज्म और स्थानीय आर्थिक विकास भी इसमें क्या है, शामिल है। तो इको टूरिज्म एक नया कॉन्सेप्ट है, आप जानते होंगे, और इस पर सरकार व्यापक स्तर पर काम करती रहती है और निश्चित तौर पर इससे जो है बहुत बड़ा फायदा होगा। अब एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए और है कि अगर आपको 26 में तैयारी करनी है, जिसकी नई वैकेंसी भी अभी आने वाली है, तो आप चाहें तो अभ्युदय बैच जो कि हमारा चल रहा है, अभ्युदय मतलब जो आपका प्री प्लस मेंस है, प्री प्लस मेंस अभ्युदय बैच में आरओ, ये आरओ का जो आपका प्री प्लस मेंस का बैच है, जिसमें प्री पढ़ाया जाएगा आपका, प्लस आपका मेंस भी रहेगा। ये बैच भी हमारा रन कर रहा है। आप चाहें तो 26 की तैयारी आराम से कर सकते हैं। 5 घंटे मिनिमम, मैक्सिमम जो भी कह लीजिए आप, 5 घंटे अगर आप जबरदस्त अपने जीवन के अभी से निकाल देंगे तो निश्चित तौर पर आप 26 में आरओ बन सकेंगे। इसके लिए हमारा सहयोग और आपकी मेहनत दोनों कारगर साबित होनी चाहिए, और इसके लिए ईमानदारी पूर्वक अगर आप मेहनत करने के तैयार हैं और मेंस साथ में करना है, प्री केवल पढ़ेंगे बॉस तो फिर से आप खाई में गिर जाएंगे। वह गलती नहीं करनी है। समय आपके पास बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। ऐसे में अगर आज से भी आप तैयारी करना शुरू कर देंगे, डेफिनेटली आप कर ले जाएंगे और अगले साल वैसे भी वैकेंसी आने के पूरे लगभग 99.9% चांस है
किस्मत खराब हो जाए तो अलग केस, अदरवाइज वैकेंसी आनी तय है। और ऐसे में आप बैच लीजिए या सेल्फ स्टडी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आप बैच लेना चाहते हैं, क्योंकि इससे चीजें क्या होती हैं, आसान हो जाती हैं। तो आप चाहे तो हमें इन दिए गए नंबरों पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आप अभ्युदय बैच लिख करके या RO 2026 लिख करके आप हमें इस पर दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई छोटी सी सूचना जो आपके लिए थी जरूरी। और अब हम मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। अब हमारा इस उत्तर प्रदेश विशेष का जो है 76 से 100 क्वेश्चन, जो 25 क्वेश्चन बचे हैं उसको हम लोग करेंगे, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो बाकी अब इस सीरीज को खत्म करने के बाद हम लोग जो जनवरी वाला जो हम लोग करंट अफेयर्स किए थे 1 महीने वाला, अब उसको हम लोग फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून करते करते सितंबर तक हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जो सुबह वाली सीरीज हो रही है मॉर्निंग वाली, उसको भी आप लोग प्लीज जरूर कर लिया करिए। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।